हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारे मैथ्स के मॉक नंबर 8। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, बेसिकली आप ये देखना चाहते हैं कि आप एनालिसिस कैसे करेंगे मॉक का देने के बाद, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे सीखोगे, स्किपिंग वाला आर्ट 4 मार्क कर लो इसको। तो ये वाला आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आज के टाइम पे स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे हैं जो 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि उनको स्किपिंग वाला आर्ट आता है। इजी क्वेश्चन पहले आराम से कर लिए, जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन होते हैं उसको लास्ट में जाके आराम से टाइम लगा के कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा स्किप करना नहीं सीखता वो बीच में फंस जाता है, और सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि उसके 22 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 23 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन से वो फिर भी बाहर हो जाता है क्योंकि 2 क्वेश्चन कम सही होते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाली आर्ट तो अब सीखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। और अपने वीक पॉइंट्स कैसे समझोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप मैथ्स के मॉक की सीरीज फॉलो करना। इनकेस अगर आपकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा मैं बता रहा हूँ कि हम 20 में से 500 क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट मैथ्स रहेगा। प्रिपरेशन अगर पूरी करनी है, कोई बिगिनर है या किसी को रिवीजन करना है, तो आप ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना। ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाएगी आपको, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो आप कोई भी पीवाईक्यू सीरीज फॉलो कर लेना या रैपिड मैथ्स ही फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, तो कोई बिगिनर है उसको सारे कॉन्सेप्ट सीखने वो मिलेंगे इसको इसमें, या कोई पहले से प्रिपरेशन कर रखी है और उसको पूरा कोर्स रिवाइज करना जल्दी से जल्दी कम क्वेश्चन में और कम टाइम में, तो वो ये फॉलो कर सकता है। ठीक है, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने अगर इनकेस टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। और अगर रैंडम वीडियोस देखते हो तो एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो देखने के लिए आप ये वाली सीरीज फॉलो करना। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको पीडीएफ की नीड होती है बाद में रिवीजन करने के लिए या कोई क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप लोग क्या सोच सकते हो, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे और इसका क्यूब निकालेंगे। लेकिन जिसने अलजेब्रा सही से पढ़ा हुआ है, ये दिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है। ये पढ़ा है अलजेब्रा, अगर ठीक से किया होगा तो ये याद होगा। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 70 प्लस 20 माइनस 90, ये भी 90 और ये भी 90, 0 आ गया। ये 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc के इक्वल होगा। थ्राइस ऑफ ए कितना है 70, बी कितना है 20 और सी कितना है माइनस का 90। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9 दूनी 18, माइनस तो साइन आएगा ही देखो सबसे पहले। ठीक है, तो ये भी काट दो और ये भी काट दो, ये दोनों बच गए। ठीक है, 9 दूनी 18, 1800 हो गया, 7 के 21, ये 21, 210 हो गया। ठीक है, कितना आएगा पीछे, 3 जीरो आएंगी, 18 कम 18, एक कैरी गया, 18 दूनी 36 और एक 37, माइनस का 378000, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, ये आइडेंटिटी याद रखना। वैसे तो ये वाली आइडेंटिटी को ओपन करते हो आप, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं पूरा एक्सप्लेन करके नहीं दिखाऊंगा, वो चीज़ें हम मॉक में नहीं कर रहे हैं। मॉक में बेसिकली ये देखना कि अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखते ही आप क्या दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे सीखना है। ठीक है ना, तो अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हो कि मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें ये लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट लगता है ये यहाँ से आता है, इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ आप अप्लाई करना सीख रहे हो जो आपने प्रिपरेशन फेज में सीखा है, वो देखना है कि आपका जो अप्लाई करना है वो कितना एग्जैक्ट बैठ रहा है कि आपके 25 में से 25 क्वेश्चन वो सही करा दे। ठीक है, इनकेस अगर कोई चीज़ें आपने लेंदी पकड़ी हुई है, किसी की शॉर्ट ट्रिक्स इनकेस आपको पता होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें समझो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूरा ऑन द सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स इतना इन 6 years एंड इतना इन 10 years। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट हैड बीन 2% मोर, 2% ज़्यादा होता, देन इट हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव बिकम 76,000, 76,000 हो जाता है। कितने साल में ये पूछ रहा है। अब देखो 6 साल में ये इतना हो गया और 10 साल में इतना हो गया, तो बीच का गैप कितना है, 4 साल का। 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा वो इसके और इसके डिफरेंस से पता चल जाएगा आपको। मान लो ये 60,000 था,
तो 72,000 है, 12,000 हो गया, 12,800 हो गया, तो यानी कि 4 साल में 12,800 का इंटरेस्ट मिला है उसे। एक साल में कितने का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200 का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अब देखो हमें प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कितने साल में सम जो है वो इतना हो जाएगा। हमें सम ही नहीं पता होगा तो हम कैसे बता देंगे कितना, कैसे कितने साल में हो जाएगा, नहीं बता सकते ना। तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल तो निकालोगे निकालोगे, लेकिन प्रिंसिपल निकालने के लिए ये जो बीच का अमाउंट है ये 6 साल बाद का बता रखा है ना। तो 6 साल पहले का निकालने के लिए 6 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो इसमें से। एक साल में इतना मिल रहा है तो 6 साल में कितना मिल रहा होगा, मल्टीप्लाई करोगे, 00, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 19, 19,200 माइनस कर दो। 19,200 माइनस करोगे इसमें से तो कितना बचेगा आपके पास, 40,000। ठीक है, 40,000 बच गया। 40,000 पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था एक साल का 3200 का, तो आप रेट निकाल सकते हो। रेट कैसे निकालोगे, 3200 इंटरेस्ट मिल रहा था कितने पे, 40,000 पे, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, इससे 2 0 चली गई, 4 से काटोगे 8 हो गया। तो रेट आपका चल रहा था 8%। फिर उसने बोला कि रेट जो है वो 2% ज़्यादा हो गया, तो यानी कि अब न्यू रेट कितना हो गया है, 10%। अब आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल अमाउंट इतना कितने साल में बन जाएगा। अब देखो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, 36,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, सही है। 10% के हिसाब से 40,000 पे एक साल का इंटरेस्ट कितना होता है, 4,000 रुपये। 4,000 को 36,000 बनने में कितना टाइम लगेगा, 9 साल का, सही है। समझ में आ रहा है भाई, 4,000 को 36,000 बनने में, क्योंकि 36,000 का इंटरेस्ट चाहिए ना हमें, 40 + 36 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो 9 साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो आपका वो जो सम है ना 40,000 का, वो आपका 76,000 बन जाएगा। तो यानी कि क्या निकल के आया, 9 साल निकल के आया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अभी जो इतनी सारी कैलकुलेशन है, ये वाला पार्ट एक लाइन में खत्म हो सकता है, ये वाला पार्ट सीधा एक लाइन में खत्म हो सकता है, और ये तो सीधा आप माइनस करके ओरली निकाल सकते हो। इतनी सब चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखनी है, लेकिन आपको जो मैं अगर ओरली बोलूँगा सारी कैलकुलेशन तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो माइनस करके क्या आया क्या नहीं आया, तो लिखना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखे, ये देखो, मैं सजेस्ट करूंगा डीआई का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करना, क्योंकि डेटा रीड करना होता है और थोड़ा केयरफुली रीड करना होता है। इनकेस अगर आपने इसकी जगह ये भी उठा लिया सपोज, या ये पूछा था ये उठा लिया, तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा। इनकेस अगर मैच हो गया तो फंस गए। तो डीआई के क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करना, क्योंकि डेटा केयरफुली रीड करना होता है। ठीक है, तो इसको स्किप करो अभी, ये भी स्किप करो, ये भी डीआई से रिलेटेड है। यहाँ आते हैं, देखो बोल रहा द डिफरेंस बिटवीन द 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 17। एक ये परपेंडिकुलर साइड है और एक ये परपेंडिकुलर साइड है। अगर मान लो इसकी वैल्यू x होगी तो इसकी 17 - x होगी, सही है। या आप ये कह सकते हो x - y = 17 है, ये भी तो कह सकते हो आप। ठीक है, कि देखो देखो क्या बोला हुआ, डिफरेंस बिटवीन 2 परपेंडिकुलर साइड्स, 2 परपेंडिकुलर साइड का डिफरेंस कितना है, 17 है ना। तो आप या तो ये लिख सकते हो कि एक साइड x मान लिया आपने और एक साइड y मान ली, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 17। ठीक है, या आप यहाँ पे एक्स वाई करके लिख लो, ये मत लिखो, चलो एक x मान लिया एक y मान लिया, इसकी साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √x² + y²। ठीक है, आपको पेरीमीटर निकालना है, तो यानी कि इन तीनों का सम निकालना है आपको, सही है। एरिया दिया हुआ है आपको पहले, तो एक देखो एक चीज क्या दी हुई है, हाफ इंटू बेस क्या है y, ऑल्टीट्यूड क्या है x, इसकी वैल्यू दी हुई है 84। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 168 हो जाएगा। तो देखो आपको दो इक्वेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक्स वाई की वैल्यू 168 है और x - y की वैल्यू 17 है। ठीक है, तो आप यहाँ से x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ पे किसी एक चीज को पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, x - y की जगह क्या लिख दोगे, 168/x = 17। ये कितना हो जाएगा, x² - 168 = 17x। ये इधर आ जाएगा, x² - 17x = 168 हो जाएगा। x कॉमन ले लो तो x - 17 हो जाएगा = 168 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो आराम से, क्योंकि नंबर ना कोई इंटीजर ही होगा, कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आप अगर इसको 10 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 10 अगर आपने पुट किया
तो ये वाली साइड तो नेगेटिव मिली, तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो यानी कि 17 से तो ऊपर ही होने वाली है उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर सपोज करो इसको 20 रखते हो आप, ठीक है, तो यहाँ 3 आएगा तो 60 हो गया। 30 रखते हो तो यहाँ पे 13 आएगा, है ना। तो 13 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 13 3 39, 390, ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। तो अब देखो 25 के आसपास रखने की कोशिश करते हैं इसको। अगर आप x 25 रखोगे, 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 7। तो नहीं बैठ रहा फिट। अब देखो और क्या रख सकते हो, 24 रख सकते हो आप। आपको ये देखना है बस उससे x आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो उस हिसाब से आप नंबर जज करते रहोगे, ठीक है। 24 रखोगे अगर आप तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 7 बचेगा। 7 चौका 28, 2 कह रही है, 7 दूनी 14, 15 16, 168 आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 24। सही है, x की वैल्यू 24 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, भाई यहाँ रख दो। 24 रखा, ये y उधर चला जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 24 में से 17 चला गया, कितना बचा, तो 24 में 17 गया ना, तो 7 ही बचेगा। y की वैल्यू होगी कितनी, 7, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालोगे, एक वैल्यू 24 है, एक वैल्यू 7 है। 24 का स्क्वायर कितना होगा, और 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 और 6 15, एक कैरियर, 7 और 4 11, और एक 12, और एक कैरियर 625, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25। सही है। अब इसका पेरीमीटर मतलब 25 + 24 + 7, तो 50 हो जाएगा। 50 और 6 56 हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर कितना आएगा, 56। क्लियर है। अब ये बताया मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आप इक्वेशन बनाओगे, लेकिन जहां आप ये चीज लिखते हो ना, तो आप यहीं पे आप एज्यूम भी कर सकते हो कि साइड्स क्या होंगी, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है, कि आप ऐसे 2 नंबर ढूंढो जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे बना रहे हो कि आपका जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस आएगी वो भी पॉइंट में ना आए, और क्या हो कि उसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बन रहा हो, ठीक है। इस तरीके से भी आप नंबर एज्यूम करके कर सकते हो। वो नंबर्स के साथ फेमिलियरिटी होगी तब उस तरह का दिमाग चलेगा। अगर वैसे नहीं आ रहा है समझ में, तो आप एक्स वाई लेट करके भी कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है। देखो 5 एज इट इज, ये चला जाएगा, इससे डिवाइड करोगे पहले, सबसे पहले बोर्ड मास लगाओगे ना, माइनस का 7 हो गया, इंटू 15 + 5, ऊपर का ही सॉल्व करते हैं अभी। 15 सत्ते 105, 5 माइनस 105 और +5, ये इससे कट गया, नीचे क्या है 10, कितना आएगा माइनस का 10.5। ये तो चला गया एज इट इज, ये नीचे दिया हुआ है माइनस का 10.5 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गड़बड़ किया हुआ है क्या, 7 ही आएगा ना यहाँ पे। देखो यहाँ 7 आ जाएगा, 5 माइनस 7 इंटू 15, 15 सत्ते हो जाएगा, ये रहा 15 सत्ते 105 हो गया। इस 5 से, अरे ये नेगेटिव नहीं है ना, देखो कट नहीं जाएगा, ये नेगेटिव नहीं है, हमने काट दिया वो, ये चीज़ और ये चीज़ प्लस में है ना, तो प्लस का 10 हो जाएगा, और इसमें से चला जाएगा तो कितना बचेगा 95, ठीक, अपॉन 10, और वो भी माइनस का, तो क्या होगा माइनस का 9.5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसी तरह की गलतियां होती है जब आप जल्दबाजी में करते हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो उसी टाइम पे करनी है। इसमें ये फर्क नहीं होता है कि आप एस्पिरेंट हो या कोई टीचर करा रहा है, टीचर से भी गलतियां होती है क्वेश्चन करते हुए भी, और एस्पिरेंट से भी होती है, लेकिन आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो उस चीज़ को इंप्रूव कर लो, ठीक है। क्योंकि आप वहां पर गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप प्रिपरेशन फेज में कितनी भी गलतियां कर लो वो चल जाएंगी, लेकिन वहां पर वो जो एक दिन मिलेगा ना, उसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा था एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। अब 9 कंसेक्यूटिव नंबर लेट करने का तरीका सबको पता है। अगर एक नंबर को मैं x मान लूँ, उससे पीछे वाला x-1 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, x-3 हो जाएगा, और x-4 हो जाएगा। इससे आगे वाला x+1 हो जाएगा, x+2, x+3 और x+4 हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज दिया हुआ है कितना 20। अब इस सब का एवरेज कैसे निकलता है, सम कर दो इन सब का अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, यानी कि 9 है। अब इन सब का सम करना है आपको, ठीक है। ये आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारा काम ओरली हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 20। अब देखो x कितनी बार आया होगा, 9 बार आया होगा, तो 9x आपको समझ में आ गया। अब देखो -4 -3 -2 -1, यहाँ पे सारी चीज़ें प्लस की, तो ये कट जाएगी सारी चीज़ें, तो 9x ही बचेगा सिर्फ। 9x अपॉन 9 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई 20।
स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता करना है, तो स्मॉलेस्ट तो सबसे छोटा यही वाला होगा ना, एक्स में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू घट जाएगी। तो 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन ओरली हो जाता है अगर आपको ये फॉर्मेशन पता हो तो पहले ही, कि आपको पता है 4 इधर आएंगे और 4 उधर आएंगे, बीच में एक्स रहेगा, तो 9 नंबर हो गए। तो उधर के 4 इधर के 4 पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, वो सारे कट जाएंगे, 9x मिलेगा, 9x अपॉन 9 होगा, यानी कि x की वैल्यू आपको सीधा 20 मिल जाएगी। आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट x माइनस 4 होगा, है ना। ये सब ओरली कर सकते हो जब आपके दिमाग में चलेगा तो। बस ये फॉर्मेशन आपको पता हो एटलीस्ट कि कंसेक्यूटिव नंबर पे हम ऐसे नंबर लेट करते हैं, इवन ऑड नंबर पे और इवन नंबर पे भी हम एक छोड़ के प्लस माइनस में ही लेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5%, बिफोर द हाइक द प्राइस वाज 82 रुपीज पर लीटर, ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। ये एवरेज दी हुई है, कितना ट्रैवल करता है वो दिया हुआ है, पेट्रोल का प्राइस दिया हुआ है हाइक होने से पहले, और बोल रहा है हाइक हुआ है 5% का। बोल रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर टू द नियरेस्ट रुपीज ऑन द मैन्स ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन द पेट्रोल प्राइसेस। हाइक होने की वजह से कि उसके एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि वो कितना पेट्रोल खर्च कर रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो 3045 वो टोटल किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर की एवरेज देता है, 15 किलोमीटर 1 लीटर में चलता है, तो टोटल कितने लीटर्स लगेंगे, इसको डिवाइड कर दोगे तो इतने लीटर पेट्रोल खर्च करता है वो। 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 0 15 दिया 45, यानी कि 203 लीटर वो खर्च करता है हर महीना, ठीक है। अब 1 लीटर की वैल्यू 82 रुपये थी पहले, ठीक है। तो 5% अगर बढ़ गया तो बढ़ा हुआ रेट निकाल लेते हैं हम सिर्फ, 82 का 5% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 1 41 अपॉन 100, यानी कि 4.1, ठीक है। ये इतना बढ़ गया पेट्रोल का प्राइस, तो इसी को हम सिर्फ निकाल लेते हैं, टोटल निकालने की क्या जरूरत है हमें, ये हमें तो इंक्रीज एक्सपेंडिचर निकालना है ना। तो इंक्रीज कितना हुआ है, 4.1 पर लीटर हुआ इंक्रीज, तो हमारा 203 लीटर पे कितना इंक्रीज हो जाएगा, 203 इंटू 4.1, ठीक है। डेसिमल हटा लो अभी के लिए, इसको मल्टीप्लाई करो, 203 को अगर आप 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 203, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 2 3 और 8, और डेसिमल आ जाएगा 832.3 आपका आंसर आएगा। नियरेस्ट इंटीजर पूछा था तो 832 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 832.3 आ रहा ना, तो 832 नियरेस्ट इंटीजर है। क्लियर, समझ आया भाई। नेक्स्ट देखें, ये देखो अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड लूजेस 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट। 425 पे अगर उसने बेचा तो 15% का लॉस हुआ है उसे, तो यानी कि ये जो 425 वैल्यू है ये किसकी दी हुई है, 85% की वैल्यू दी हुई है, 15% का लॉस हो गया, तो 85% की वैल्यू तो दी हुई होगी ये, है ना। 85% ये तो 100% आप निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा आपका। आपको बताना है कि 5% प्रॉफिट होगा तो कितने बेचना पड़ेगा, तो यानी कि 105 की वैल्यू निकालनी है, तो एक की कितनी हो गई 425/85, 105 की कितनी हो गई 425/85 इंटू 105, ठीक है। 5 से काट लो, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 7 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। 17 से काटो, 17 दूनी 34, कितना बचा 8, 85, 17 पंजे 85, 25 इंटू 21 आपका आंसर आएगा, 25 एकम 25, 2 कैरी गया, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया भाई 85% में क्या बोल रहा हूँ और 105% में क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है, 100 लेट करते हो ना, उसी चीज से रिलेटेड है ये। हर बार आप 100 लेट करके फिर आप 15% लॉस, यानी कि उसको 85 की वैल्यू लिखोगे, 85 को इक्वेट करके लिखोगे कि 425 दिया हुआ है, आप सीधा लिखो अब कि 85% की वैल्यू आपको 425 दी है। अब कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको बोल रहा है 5% का प्रॉफिट कर दो, तो 100 पे 5% का प्रॉफिट 105 ही तो होता है, तो आपको 105 की वैल्यू निकालनी है। 85% की वैल्यू आपको 425 दी हुई है, तो सीधा 105 की निकाल दो। बीच में 100 को क्यों लाना है, क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी है, क्यों आपको सीपी फाइंड आउट करना है, जब डायरेक्ट पहुंच सकते हो कि कितने में बेचेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखे, दिया ही है, स्किप करो, लास्ट में करेंगे। ये देखो बोल रहा है ए बी सी कैन डू वर्क इन 8 10 12 डेज रिस्पेक्टिवली, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर दे रिसीव्ड 5550, इतना पैसा मिलता है उनको। शेयर बता दो कि बी का शेयर कितना होगा, ठीक है भाई। ए काम करता है 8 दिन में, बी काम करता है
10 दिन में, और सी काम करता है 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा भाई, इनका आ जाएगा कितना 60, और 60 के बाद 120 चला जाएगा ना आपका। हाँ 120 एलसीएम आ जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो ये जो एफिशिएंसी का रेशो है 15, 12 और 10, इसी रेशो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। प्रॉफिट कितना है 5550, टोटल कितना है 15, 10 25, 10 35 और 2 37, 37 की वैल्यू इतनी दी हुई है, एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी। आपको बी का बताना है, तो ये था बी, यानी कि 12 की वैल्यू निकालनी है। काटो, 37 से कितने पे जाएगा, एक पे ही जाएगा अभी तो, 40 मान लो इसको, 15, 15 और 3 18, 185 और हो गया। ठीक है, कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 5 पे करोगे तो 30 से 150 हो जाएगा, और 7 से 35 हो जाएगा, तो 185 हो गया। 5 पे गया एग्जैक्ट, और 0 एज इट इज आ गया। 150 इंटू 12 आपका आंसर आएगा, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 कैरी गया, 15 एकम 15 और 3 18, 1800 शेयर होगा बी का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समझ में क्या आया, जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है। ठीक है, समझ आया, सेम चीज होती है भाई, यही चीज आप पार्टनरशिप में भी पढ़ते हो। ठीक है ना, जिस रेशो में अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उसी रेशो में उसका प्रॉफिट शेयर होता है। यहाँ पर टाइम एंड वर्क की अगर हम उसमें बात करोगे, जिस रेशो में एफिशिएंसी है उन सब की, उसी रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस दिस एंड दैट ऑफ द कोन ऑफ दिस एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। डिफरेंस बताना वॉल्यूम का। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, 4 एज इट इज आ जाएगा। आर क्यूब क्या है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, यानी कि आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, सेम है ना। तो यहाँ पे आर बचेगा, तो यानी कि इंटू 7 लिख सकते हो आप। माइनस 1/3 तो एज इट इज बाहर चला गया, पाई भी चला गया, आर स्क्वायर भी चला गया, एच बचा, यानी कि 10। ठीक है, आर स्क्वायर लिख लो यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 1/3 इंटू 22/7, ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 में से 10 गया 18। ठीक, 7 से ये चला गया, 3 से चला जाएगा 6 पे, 7 6 42, 42 इंटू 22 आपका आंसर आएगा। 22 दूनी 44 हो गया, 4 कैरी गया, 22 चौके 88 हो गया, 88 और 4 92 हो गया। 924 आपका आंसर होगा जो डिफरेंस पूछा है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको फॉर्मूले पता हो दोनों के, कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते थे, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू पूरी निकालो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पूरी निकालो, और फिर माइनस करो। जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे या बिल्कुल ही बिगिनर बच्चा हो वो ऐसे करेगा, लेकिन जिसको कॉमन निकाल के कैलकुलेशन को छोटा करना आता है वो ऐसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वैल्यू दी हुई है, मतलब ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे थीटा मिसिंग है, tan थीटा लिखो। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कन्वर्ट कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, 3 sec स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा बना ले, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, प्लस tan थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक, 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक भाई, +3 और -7 इक्वल टू 0 है। 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, 4 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 4। कैसे लिखा, माइनस का साइन है कि इसको ऐसे स्प्लिट करोगे आप कि माइनस करके tan थीटा है, और दूसरा इन दोनों का मल्टीपल कितना होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो ये 12 है, तो यहाँ पे भी देखो 4 या 12 हो रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें से tan थीटा कॉमन ले लोगे, तो 3 tan थीटा अंदर बचेगा, माइनस प्लस 4 बचेगा, -1 कॉमन ले लोगे, 3 tan थीटा बचेगा प्लस 4 बचेगा। एक बार tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, एक बार आ जाएगी -4/3। दूसरा देखो ये कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के हिसाब से tan थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस 0 डिग्री से 90 डिग्री में पॉजिटिव रहता है, तो यानी कि tan थीटा की वैल्यू ये रहेगी,
यानी कि आपका थीटा कितना निकल के आया 45 डिग्री। ठीक, यहाँ पे 45 डिग्री पे पुट कर दो। 2 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 3 साइन कॉस 45 कितना होता है 1/√2 अपॉन कोसेक 45 √2 प्लस सेक 45 √2। अब ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 3 2 5 हो जाएगा, 5/√2 अपॉन 2√2। ठीक है, कितना हो जाएगा 5/2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 5/4 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, समझ आया? आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व करके। कुछ क्वेश्चंस में जैसे ये जो इक्वेशन दी होती है कि आप थीटा की वैल्यू पुट भी कर सकते हो अगर आपको दिख रहा हो तो, कि आपने 30 डिग्री पे पुट कर लिया, 45 डिग्री पे पुट कर लिया, ठीक है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर इन केस आपको नंबर्स थोड़े से रैंडम यहाँ पे दिखे कि आप जो वैल्यू आ रही है वो जो थीटा वैल्यू पुट करोगे आप 45 30 60 उस पर एग्जैक्ट नहीं दिख रही है, तो आप कोशिश करना कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, और आदत उसी की डालो। इन केस अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें। बोल रहा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ए बी और सी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स ए सी एट डी। ठीक है, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू दी हुई है 12, बी सी की वैल्यू दी हुई है 18, ए सी की वैल्यू दी हुई है 15। आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको एक्स मान लोगे तो ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा। जब बाइसेक्टर होता है तो यहाँ पर क्या थ्योरम लगती है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। इस रेशो में होता है, ये पढ़ा है थ्योरम में। ए बी की वैल्यू कितनी है 12, बी सी की वैल्यू 18, ए डी की वैल्यू एक्स है और डी सी की वैल्यू 15 माइनस एक्स है। 6 दूनी 12, 6 3 18। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। 5x की वैल्यू कितनी हो गई 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपसे को क्या पूछा है एडी, एडी हमने x माना था तो यानी कि 6 आएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? थ्योरम याद हो, सिर्फ एक लाइन लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस स्पीड से करना होता है पेपर में, और आधी चीजें इसमें जो मैं लिख रहा हूँ वो ओरली हो रही होती हैं। नेक्स्ट पे चले। डी आई है, बाद में करना इसको भी। ये देखो बोल रहा है टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। एक सर्कल है, पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है ना, विच मीट्स द सर्कल एट टी। सपोज करो यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट पी है और यहाँ पे मिल गई वो टी पॉइंट पे। ठीक है, पी टी की वैल्यू दी हुई है 10.5। सीकेंट है पी ए बी, सीकेंट है पी ए बी। ठीक है, फिर बोल रहा है पी ए की वैल्यू दी हुई है आपको 7। आपसे पूछा है कॉर्ड ए बी की वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी वैल्यू पूछी हुई है। फॉर्मूला याद है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर कितना है 10.5 इंटू 10.5 लिख सकते हो। पी ए की वैल्यू कितनी है 7, पी बी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस इसको एक्स मान लो, 7 प्लस एक्स है। ठीक है, हटाओ डेसिमल, नीचे आ जाएगा 100। 7 से काटो इसको, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, अब किससे चला जाएगा 5 से फिर काटो, 5 3 15, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, 5 से फिर काटोगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 1 1। ठीक है, क्या बचा आपके पास 21 दिया, कितना हो गया 63। 63/4 इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स बचा है। 7 इधर ले आते हैं, 63 माइनस ये हो गया एक्स की वैल्यू, एलसीएम ले लो, 7 चौक 28 अपॉन 4, एक्स आ गया। 28 में से 63 मतलब 63 में से 28 गया तो कितना बचेगा 30 मान लो, तो 33 हो गया, 33 2 35 बचेगा। 35/4 आ जाएगा आपकी एक्स वैल्यू। कितना आएगा 4 8 32, 30 बचा, 4 7 28 और फिर 5, ये एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि 8.75 आपका आंसर आएगा। और क्योंकि हमने कॉर्ड एक्स ही माना था, 8.75 का है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, ये याद रखने वाली चीज है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, ये दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। क्या कर सकते हो आप, कई सारे तरीके होते हैं, आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि ऑप्शन आपके 2 सेम नहीं आने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं कि सेम आ सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि आपको साइन और कोस दोनों दिखाई दे रहा है। 45 रखोगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसको सिर्फ आप नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करो, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो चीज़ों को और फिर सिंप्लीफाई करो। देखते हैं कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका स्क्वायर दिया हुआ है और -1 है, ठीक। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब डिवाइड में चल रहा है, ऐसे लिख लो इसको ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -1, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, इसको देखो माइनस कॉमन ले ले अगर हम इसका, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वाली चीज इससे कट जाएगी, बस माइनस बचेगा आपके पास। तो माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया और -1 एज इट इज है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। और इसका स्क्वायर बोल रखा है, ये सब स्क्वायर में चल रहा है, देखो ये रहा, स्क्वायर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर थे, ये रहा, ठीक है। स्क्वायर चल रहा है -1, ठीक है। तो ये सारा स्क्वायर में चल रहा है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा -1, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है भाई। बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया है और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप 30 डिग्री 60 डिग्री पे भी चेक करके डाल के वैल्यू पुटिंग करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। बस ये ध्यान रखना कि कोई ऑप्शन दोनों सेम नहीं आ रहे हो। 45 पे नहीं होगा क्योंकि देखो ये जो चीज़ दी हुई है और ये जो चीज़ दी हुई है साफ दिख रहा है कि दोनों वैल्यू सेम दे देंगे, ठीक है। आप 30 पे और 60 पे ट्राई करके देखो, आ जाएगा आपका आंसर। तो वो वाली चीज़ भी आपके लिए सही हो जाएगी कि आपको वैल्यू पुटिंग भी आ रही है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक। क्योंकि आप तो वैल्यू पुटिंग किस में करते हो, जहाँ ऑप्शन में आंसर दिया होता है 1 2 3 4 5 ऐसे में, है ना। यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे क्योंकि कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ही नहीं। लेकिन जहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। वो कंडीशन ये है कि आपका ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। आगे बढ़े, ये देखो साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ए बी और ए सी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी, सी बी और ये यहाँ डी था और ये कहाँ तक है, ये ई तक है, ठीक है। सी बी डी का बाइसेक्टर यानी कि ये, और फिर बोल रहा है बी सी ई का बाइसेक्टर यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, पी पे मिलते हैं। ए की वैल्यू आपको 78 दी हुई है, आपको पी की वैल्यू पता नहीं है। थ्योरम याद है, जब अंदर बाइसेक्टर होता है तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए लिखते हैं, जब बाहर बाइसेक्टर होगा तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए लिखेंगे, सही है। ये पी की वैल्यू आएगी निकल के, एंगल पी 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए मतलब हाफ ऑफ 78 डिग्री, ठीक। 90 माइनस इसका हाफ करो कितना आएगा 39, कितना बचेगा यहाँ पे 40 मान लो इसको, तो 51 बचेगा। 51 डिग्री आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर भाई, आगे बढ़े। ये देखो A and B started their journey from X to Y and Y to X respectively. After crossing each other, A and B completed the remaining part of their journey in इतना और इतना घंटा respectively. If speed of A is इतना, then speed in किलोमीटर पर आवर of B. B की स्पीड निकालनी है। अब ये क्वेश्चन देखते ही काफ़ी बार मैं करवा चुका हूँ, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको मैंने बताया है। क्यों, क्योंकि जो चीज़ें इसमें आप लेट करके करोगे तो वो चीज़ें इक्वेशन वाइज थोड़ी लंबी हो जाएंगी, तो उसका फाइनल रिजल्ट सिर्फ एक ही से इस क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है। क्या होता है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी। ए ऊपर है बी नीचे है, तो अगर बी ऊपर होता ए नीचे होता तो यहाँ पे ए आ जाता, ठीक है। रिवर्स लिख रहा हूँ बेसिकली मैं, ध्यान रखना। टाइम टेकन बाय ए, ये कौन सा टाइम है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद का टाइम, ठीक है। अब पुट करो वैल्यू, ए की वैल्यू दी हुई है 32, बी की निकालनी है, अंडर द रूट बी का टाइम कितना है, ए और बी, बी का टाइम है 8 घंटे, ए का कितना है 6 1/8,
तो ये कितना हो जाएगा 6 8 48, 49/8, तो 49 8 ऊपर चला जाएगा। 32/b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ऊपर से 8 बार आ जाएगा, नीचे से 7 बार आ जाएगा। ठीक, ये 4 हो गया, कितना आ गया 7 चौक 28, बी की वैल्यू कितनी आई 28 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। डायरेक्ट रिजल्ट है भाई, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है इसका, और कुछ नहीं है। सिर्फ वैल्यू पुटिंग करो फिर अंदर जो चीज डायरेक्ट रिजल्ट में, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। टीआई का क्वेश्चन है, इसको भी बाद में करना। ये देखो, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद सेंटर O। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिस क्वाड्रिलेटर के चारों कॉर्नर सर्कल से टच हो रहे हो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। सेंटर है इसका O, A एंड C आर ज्वाइंट टू O, ABCD। ठीक है, इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 2P, ABC इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2P। ठीक है, एंड ADC की वैल्यू दी हुई है कितनी 3P। आपको बताना है AOC का रिफ्लेक्स, AOC का रिफ्लेक्स बताना है आपको। सपोज करो ये इस तरीके से बना होता, ये सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला एंगल नहीं, इसका रिफ्लेक्स ये वाला पूछ रहा है। रिफ्लेक्स होता है ये वाला, ठीक है, जो मैंने डार्क किया हुआ है। अब ये निकलेगा कैसे, 3P और 2P दिया हुआ है, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, सम मतलब यानी कि 5 की P की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 या 15, 5 6 30, ठीक है, 36 डिग्री आ जाएगी P की वैल्यू। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आप इससे निकाल सकते हो या इससे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं 2P को देखूं तो 2P कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 2P की वैल्यू कितनी होगी 72। ठीक है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 2 पॉइंट है, एक आर्क है बेसिकली, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है और ये सर्कल पे एंगल बना रहा है। तो सर्कल का एंगल जो होता है वो कितना होता है, हाफ होता है एज कंपेयर टू जो सेंटर पे बनता है। ठीक है, तो 2P की वैल्यू 72 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के, डबल आएगा, तो यानी कि 144 निकल के आएगी, है ना, सही बोल रहा हूँ भाई, 144 निकल के आएगी। अब ये जो पूरा एंगल है सर्कल बना हुआ है तो 360 होगा इसका एंगल, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC कितना होगा 360 माइनस 144 कर दोगे, कितना बचेगा यहाँ पे आपको 150 मान लो इसको, तो 210 तो वैसे मिल गया, 210 के बाद 6 और मिलना है, तो यानी कि 216 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। समझ आया रिफ्लेक्स का मतलब। इसको इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि अगर ऐसे बनाते हैं, एक आर्क एंगल बना रही है सेंटर पे और एक आर्क एंगल बना रही है इस पे, तो आप ये वाला एंगल तो निकालते हो, लेकिन इसका रिफ्लेक्स जब निकालना है तो ये वाला एंगल होता है वो रिफ्लेक्स। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, वो 180 डिग्री से ऊपर ही आएगा। क्लियर है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखें, ये देखो ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 88 है, आपको निकालना है B माइनस A की वैल्यू। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हुआ है, 8A 5 1 4 6 B। 88 का मतलब क्या है, 8 इंटू 11 लिख सकते हो। 8 का डिविजिबिलिटी देखो और 11 का डिविजिबिलिटी देखो। 8 का देखने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, काटो, 8 5 40, 6 बचा, तो B की वैल्यू आई थिंक 4 होनी चाहिए, 8 2 64 होता है, उसके अलावा सेटिस्फाई नहीं करेगा किसी पे। ठीक है, तो B की वैल्यू आपको मिल गई 4, तो 4 में से कुछ माइनस होगा, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो 11 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए आप कैसे देखते हो, ऑल्टरनेट प्लेसेस पे सम देखो, उनका डिफरेंस निकालो, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 4 हो गए, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, इनका डिफरेंस किसके साथ होगा 6 और एक 7, 7 प्लस A के साथ। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 आए या 21 माइनस 7 प्लस A का डिफरेंस कितना आए 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो अब इसको देखो क्या होगा, ये A की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 प्लस है, A की वैल्यू कितनी आएगी 14, जो कि नहीं हो सकती भाई, डबल डिजिट वाला नहीं हो सकता ना, यहाँ तो सिंगल डिजिट आएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 21, ये 11 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 प्लस A हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 10, इज इक्वल टू 7 प्लस A, ये 7 इधर आएगा, तो 10 में से 7 चला गया, 3 बचेगा, A की वैल्यू 3 आ जाएगी। सही है, A की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ रख के देखो, देखो अब सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। A की वैल्यू 3 रखेंगे, 5 1 4 6, B की वैल्यू 4 है। अगर आपको नहीं आया कि आपका आंसर सही है या गलत है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप डिवाइड करके देखो, 11 7 77 होता है, 6 बचा 65 हो गया,
11 पंजे 55, 10 बचा 101 हो गया, 11 99, 2 बचा 24 हो गया, 11 दूनी 22, 2 बचा 26 हो गया, 11 दूनी 22, 4 बचा 44 हो गया, तो 11 चौके 44 हो गया, कट गया पूरा। 8 से तो डिविजिबिलिटी आप चेक ही कर चुके थे लास्ट में, उसमें तो कोई एरर आएगा नहीं। तो आपको क्या मिली ए की वैल्यू 3। 4 - 1 कितना, 4 - 3 कितना होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। ये देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, a+b+c की वैल्यू दी हुई है 6, a² + b² + c² की वैल्यू दी है 32, a³ + b³ + c³ की वैल्यू दी है 189। आपसे पूछा abc - 3 बताओ क्या है। अब फॉर्मूला सबको पता है, a³ + b³ + c³ की वैल्यू कितनी होती है, a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - ca। वैल्यू पुट करो, 189, ये कितना है 6, ये कितना है 32, इसकी वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक है, नहीं पता तो एक चीज तो पता है आपको, कि आपको ये पता है a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। सही है, ये वैल्यू आपको दी हुई है 6, ये 36 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी दी है 32, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। ये 32 जाके इधर हो जाएगा, ये प्लस है ना यहाँ पे, इसको प्लस लिख लेना। ठीक है, 32 जाके इधर हो जाएगा 4, ये 2 नीचे आएगा तो वो बचेगा 2। ए बी + bc + ca की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, 2 रखो यहाँ पे, 2 रख दिया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ये -3abc भी होता है ना यहाँ पे, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, इसको पूरा लिखना, a³ + b³ + c³ -3abc। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ये, तो आप यहाँ पे 189 - 3abc लिखना, मैंने 3abc छोड़ दिया था तो वो दोबारा लिख लो। ठीक है, अब देखो 189, यहाँ कितना हो रहा है, ये 2 माइनस करोगे 30 हो जाएगा, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करो 180 हो जाएगा, इधर आके माइनस का 180 हो जाएगा, उधर ये चला जाएगा तो 3abc हो जाएगा। ठीक है, 9 बचा, 3abc की वैल्यू आ गई है, abc कितना निकल के आया 3। ठीक है, अब कह रहा है abc -3 निकालना है, abc -3 का मतलब क्या है, 3 - 3 करो यानी कि 0, ऑप्शन डी। समझ आया है भाई, क्लियर है? दोनों आइडेंटिटी यूज हो गई इसमें। आगे बढ़े, ये देखो बोल रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स A and B आर इन रेशियो दिस, while selling these articles the shopkeeper gained 10% on article A and 20% on article B and the difference in their selling price is 480 रुपए है उनका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस बताना है B एंड A का। ठीक है जी, A और B दिए हुए हैं 2, हम मान लेते हैं 400 और 500 रेशियो में दिया हुआ है, मान लो क्या दिक्कत हो रही है। गेन कितना हुआ है, गेन परसेंटेज एक पे बोल रहा है, ए वाले पे 10%, तो इसका 10% कितना हो गया 40। ठीक है, इस पे बोल रहा है 20%, 20% कितना हो गया इसका, इसका 20% निकालोगे तो 20 पंजे 100। ठीक है, ये हो गया 100। अब बोल रहा है ये तो गेन हुआ, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का वो 480 का है ना, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, गेन इतना हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 440 और ये 600, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 480। हमारे पास यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 160 का, 160 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है 480, एक की वैल्यू कितनी होगी 16 3 48 3 हो गई। आपसे पूछा डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस, हमें यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है 100 का, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, 100 की वैल्यू कितनी होगी 100 × 3 यानी कि 300। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अब, ये देखो 11/5 ऑफ अ नंबर A इज 22% ऑफ अ नंबर B। ठीक है, द नंबर B इज इक्वल टू 2.5% ऑफ अ थर्ड नंबर C, इफ द वैल्यू ऑफ C इज इतना, C की वैल्यू दी हुई है, पहले इधर से चलते हैं, देखो मिल गया ना एक लाइन। द नंबर B किसके इक्वल बोल रहा है, इक्वल है 2.5% यानी कि 100 लगा लो नीचे, ऑफ थर्ड नंबर C की वैल्यू है 5500, 2 0 से ये कट गई, डेसिमल हटा लो, नीचे 10 लिख लो। ठीक है, कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 5 25 और 2 27, 275/2 कितना हो गया 137.5। बी की वैल्यू आपको निकल के आ गई, या आप ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बोल रहा है 11/5 ऑफ नंबर ए इज 22% ऑफ नंबर बी, बी कितना है 275/2 लिख लो सीधा सीधा। ठीक है,
11 हो गया, 11 से ये काट दो, 5 से काटोगे 20 पे चला जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 से काटो 5 बजे 25 और 5 बजे 25, ए की वैल्यू निकल जाएगी 55/4। ठीक, ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। पूछ रहा है द सम ऑफ 80% ऑफ ए 40% ऑफ बी। 80% ऑफ ए मतलब 80% ऑफ ए कितना है 55/4 प्लस 40% ऑफ बी, बी कितना है 275/2। ठीक, ये 0 से ये 0 चली गई, 4 से ये चला गया 2 पे, 2 से ये चला गया 5 पे, 5 से ये चला गया 11 पे। तो आपके पास ये तो वैल्यू निकली है 11, और प्लस किसको करना है देखते हैं अभी। ये गया इससे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 5 पे, 5 से चला गया 5 बजे 25 और 5 बजे 25, 55, 55 प्लस 11 होता है 66। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। नंबर का गेम है और तो कुछ है नहीं इसमें, परसेंटेज निकलवा रहा है, परसेंटेज निकाल दो, जो चीज जिसके इक्वल रखी हुई है इक्वल रख दो। ठीक है, हो गए 25 क्वेश्चन। अब बीच में हम जो छोड़ते हुए आए थे डीआई के क्वेश्चन वो करते हुए चलते हैं, उसके बाद आपका मॉक हो जाएगा खत्म। ठीक है, ध्यान से डेटा को पढ़ना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, बस डेटा रीड करने में प्रॉब्लम होती है। ये कुछ बार ग्राफ दिया हुआ है, 2 समर कैंप्स है ए एंड बी 2014 और 2019 के बीच की स्टडी है। बोल रहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप ए इन 2016 एंड 19। कैंप ए पहले देखते हैं, ये वाला है ऑरेंज वाला, इसमें बोल रहा है 16 और 19। 16 यानी कि 140 और 19 यानी कि 180। कितना हो गया ये 320। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप बी इन 15 और 17। बी में बोल रहा है 15 और 17 का बताओ, 15 ये रहा और 17 ये रहा, कितना हो गया ये 240 और 260 500, कितना परसेंट है ये बताना है आपको। 320 500 का कितना परसेंट है ये बताना है। ठीक, 2 0 से 2 0 चलेगी, 5 से काटोगे 5 6 30, 5 चौक 20, यानी कि 64% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब देखो डेटा ही पिक किया है ना, अगर आपने गलती से 240 की जगह 250 पिक कर लिया होता, 2014 पे चले जाते गलती से, तो ये गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखते हैं अब जो दूसरा छोड़ा था। ये देखो बार ग्राफ बनाया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ यूथ बोल रहा है एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ बोल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट ए सी ई टुगेदर। नंबर ऑफ यूथ, ठीक है, नंबर ऑफ यूथ कहाँ कौन सी स्टेट के, ए सी ई। यूथ की बात कर रहा है ए में, यानी कि 12, सी 11.5 और ई 9। कितना हो गया ये 11 और 9 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 32 32.5। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है आपको टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट बी सी डी टुगेदर। एम्प्लॉयड यूथ दिखाने हैं बी सी डी में, बी में एम्प्लॉयड कितने हैं 7 और सी में 10 और डी में 7.5। 7 और 7 14, 14 और 10 24, 24.5। इसका रेशियो निकालना है 24.5 के साथ। डेसिमल तो हट जाएगा दोनों का, 5 से काट दो। ठीक है, 5 6 30, 5 बजे 25, 5 चौक 20 और 5 9 45। ठीक है, 65:49 आपका रेशियो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, हो गया भाई, इजी है, डेटा पिक करा, सम किया और रेशियो निकाल दिया। और देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। ये देखो बोल रहा है हिस्टोग्राम दिया हुआ है, मार्क्स स्कोर बाय 40 स्टूडेंट्स इन द टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का वो था टेस्ट, 40 स्टूडेंट थे और उनके मार्क्स कितना है वो बताया। स्टूडेंट हैज टू स्कोर मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स टू पास द टेस्ट। 10 नंबर लाने भाई 30 में से पास होने के लिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस, LESS आएगा यहाँ पे, लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, इसका 2/3 है, उससे बोल रहा है कि कितना बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन, हाँ ठीक है, 2/3 से कम कितनों ने स्कोर किया है। पहले तो ये पता चलना चाहिए 2/3 क्या होगा। 30 का 2/3 कितना होता है 20। 20 से कम जिसने स्कोर किया है आपको वो बताना है। देखो 20 यहाँ पे है, 20 से ऊपर वाले ये दोनों हो गए, 20 से नीचे वाले ये सारे हैं। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25। 25 बच्चे हैं जो 20 नंबर से कम नंबर लाए हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है भाई, समझ आया, ध्यान से पढ़ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स, इसका 2/3 निकालो और फिर उससे कम जिसके बच्चे के नंबर आए हैं उसका सम बता दो आप। ठीक है ना, समझ गए। अब देखते हैं और कौन सा बचा हुआ है। क्वेश्चन है, बोल रहा है द बार ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए एंड बी फ्रॉम 2014 से 18 के बीच में। ठीक है,
2014 से 2018 के बीच में जो एक्सपोर्ट हो रहा है कार्स का, और वो भी टाइप ए और टाइप बी का ग्राफ दिया हुआ है। पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप ए इन 2014 एंड 18। टाइप ए तो ब्लू वाला है, ठीक है, 2014 की बात कर रहा है, ये रहा, यानी कि 200 की बात कर रहा है, और 18 में यानी कि 300 की बात कर रहा है। कितना हो गया? 500। इसका रेशियो निकालना किससे? टाइप बी से 2015 और 17। 15 ये रहा और 17 ये रहा। 250 250 500 हो जाए, 525 हो जाएगा। इसका रेशियो निकाल दो, 25 दूनी 50, 20 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 20:21 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और सारे पीछे तो कर ही दिए, ठीक है। अब आप पूरे मॉक को देख के ये बताना कि 25 में आपके नंबर कितना है। एक तो कुछ ने क्वेश्चन सॉल्व हुए आपके, वो कमेंट में बताना। इनकेस अगर किसी में डाउट हो रहा है तो टेलीग्राम पे मैसेज करना है, या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। 20 में से सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब प्रिपरेशन का टाइम अच्छे से ले आओ। जो भी बच्चे कम पढ़ रहे हैं या ये सोच रहे हैं अभी टाइम बहुत है, अभी टाइम नहीं है सच, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिन में, और फिर आपको ये लगेगा बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है। तो इसलिए प्रिपरेशन फेज जल्दी खत्म कर दो, प्रैक्टिस और मॉक वाले फेज में आना है फिर से, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, ऑल्टरनेट डे पे मॉक लगाएंगे, फिर जैसे ये 500 क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर मॉक की ही प्रैक्टिस चलेगी। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच देखेंगे फिर, ठीक है। जितने ज़्यादा मॉक्स कवर करोगे उतने ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। वीक वाले जो सेक्शंस होंगे वो भी पता चलेंगे, उन पे भी काम करना है फिर, ठीक है ना। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।